नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की रिवीजन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा और जो भी चैप्टर हम लोग कवर करते हुए जाएंगे उनके टॉप एमसीक्यूज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। इससे हमारा चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो अप्रोच है वो क्लियर होगी कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कहां कहां से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब यहां पर ये जो आज जिस एमसीक्यूज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये संविधान सभा है। आज हम लोग इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा पर अभी रिसेंट की जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें भी आपका एक सवाल पूछा गया है, तो एमसीक्यूज वाला सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी इसको टाइम दे करके अच्छे से कवर करिएगा। आप चाहे तो इसे 1.5x 2x की स्पीड पर लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक आप क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीएन राव और अंबेडकर। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो, आप जब भी इस क्लास को देखें खाली टाइम में, तो आप कमेंट करते हुए चले। जब आप क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर कमेंट में पिन करते हुए चले तो स्टॉप कर ले आंसर, आप पहले आप आंसर दे दे और फिर आप आगे क्लास को देखें तो आपको जो है पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बीएन राव है और भीमराव अंबेडकर है। तो देखिए, जो संविधान सभा आपकी जो गठित हुई थी उसमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, जिसमें कई सारी समितियों में देखिए जो नेहरू जी थे, ये संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के आपके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे, यानी प्रांतों के पास क्या क्या पावर रहेगी, तो इस समिति के भी आपके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो बीएन राव थे, ये वाला जो ऑप्शन है बीएन राव, ये आपके क्या है, बीएन राव ये आपके कौन थे, ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये आपके बीएन राव थे, ध्यान रखना। यहां पर देख लीजिए, बीएन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे और एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रखना है नाम, एच.सी. मुखर्जी ये आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये तो आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी है, भीमराव अंबेडकर यानी कि प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अंबेडकर। बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी आपके संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, इसमें आंसर सही हो जाएगा हमारा बी, चूंकि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया। इस स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब
मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप एमसीक्यू वाले सेगमेंट पर आए, तो इससे पहले मैंने चैप्टर ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है, आपको पढ़ा दिया है, तो आप पहले वो क्लास देखें, तब आप यहां पर आए तो ये आपको ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपका है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन जो है वो संविधान को लागू करने का निर्णय लिया, और इसके पीछे क्या कारण थे ये आपके पूछे, तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए 1929 का लाहौर अधिवेशन ध्यान रखना पड़ेगा। लाहौर अधिवेशन, ये जो लाहौर अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है ये आपका किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। और ये जो लाहौर अधिवेशन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 मतलब इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और यह कहा गया कि अगले साल 1930 में आपका 26 जनवरी 1930 के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको पता है आपको आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो आप 15 अगस्त 1947 को आपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1930 की जो डेट थी, जिस दिन हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, यानी कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था, उस दिन को महत्व देना था। और जब महत्व देना था तो इसलिए हमने 26 जनवरी का दिन जो है वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का दिन रखा, और हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ। तो 26 जनवरी के दिन को महत्व देने के लिए हमने जो है आपका संविधान इसी दिन लागू किया गया था। अब इसमें ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था, तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या हो जाती है, सही हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन ये तो मतलब इररिलेवेंट बात है, शुभ दिन था इररिलेवेंट बात है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, ए वाला इसलिए सही हो जाएगा कि लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और इसके अगले साल 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। उसी दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अब प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात कि ये जो प्रारूप समिति थी इसका गठन अगर हमें देखा जाए तो ये 29 गठन आपका कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, और ये 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, 7 सदस्यीय समिति थी। और इस समिति के अगर मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में यहां पर लिख देता हूं। पहले जो आपके मेंबर थे वो थे अंबेडकर, अंबेडकर जी जो है वो अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर वो आपके अध्यक्ष थे। दूसरे आपके के एम मुंशी थे। ठीक है, तीसरे गोपाला स्वामी आयंगर थे। चौथे आपके मोहम्मद सादुल्ला थे। पांचवें आपके यहां पर कृष्णा स्वामी अय्यर। छठे आपके थे एन माधव राव, और सातवें आपके थे टी कृष्णामाचारी, नाम ध्यान रखना है। तो 7 मेंबर थे, कौन कौन से? बी आर अंबेडकर, के एम मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। तो ये टोटल 7 मेंबर थे। अब यहां पर देख लीजिए कि कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये मेंबर्स आप सभी नोट कर लीजिएगा, ये सातों के साथ आपके मेंबर हैं, ध्यान रखना है। और ये जो मेंबर्स हैं आप
जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अंबेडकर साहब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और के.एम. मुंशी ये भी आपके ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के आपके सदस्य थे। बी.एन. राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी.एन. राव। ठीक है, जो डबल टिक लगे हो वही आप समझिएगा वही सही आंसर है। तो मैं या तो सिंगल टिक या डबल टिक मारते हुए चल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी मैं यहां पर चीजें बता दें। तो बी.एन. राव संविधान निर्माण के समय आपके कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है कह रहा है मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1940 में, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, अंबेडकर ने 1938 में, सरदार पटेल ने 1942 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर देखिए, आंसर आप ही, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, आंसर आप ही अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब 13 दिसंबर की डेट आपको ध्यान रखनी है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इसमें नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो संविधान सभा में आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और 22 जनवरी को इसे स्वीकृत कर लिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वर्तमान में, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यही ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने अभी आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया। अब यहां पर आपका 4 ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बी.एन. राव। आपको पता है कि जो प्रारूप समिति है, ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति मैंने अभी आपको बताया, ये समिति 7 सदस्यीय थी और इसके जो अध्यक्ष थे है ना, वो आपके कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और 7 सदस्यीय समिति थी और इसके गठन की डेट आपको ध्यान रखनी है, क्रोनोलॉजी में, कालक्रम में आपका पूछी जाती है 29 अगस्त 1947। ठीक है, 2023 के पीसीएस की परीक्षा में आपका क्रोनोलॉजी कालक्रम के ऊपर सवाल था, तो इसकी आपको डेट ध्यान रखनी है प्रारूप समिति की, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो वो आपका भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को अभी आपको क्लियर हुआ कि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 डेट है, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 9 दिसंबर 1946, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। और यही सवाल इस बार की यूपी पीसीएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम था उसमें आपका पूछा गया है।
तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के स्पीकर आपके जो है वो बनाए गए। अब पहली बैठक हुई तो जब पहली बैठक की अध्यक्षता कोई ना कोई तो करेगा, और बेसिकली संविधान सभा में सारे पदों का जो चयन होता था वो निर्वाचन के माध्यम से होता था। तो पहली बैठक में निर्वाचन तो हो नहीं पाया, तो जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की आपकी दूसरी बैठक हुई, और जो राजेंद्र प्रसाद है ये इस बैठक के क्या बने, राजेंद्र प्रसाद जो है दूसरी बैठक में क्या बने, अध्यक्ष बने। और संविधान सभा में अब परमानेंट, ये निर्वाचित अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा की अब परमानेंट अध्यक्षता हमेशा कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि केवल 2 दिन के लिए बने थे 9 से 11, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, तो यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, अब यहां पर अगला सवाल हमारे सामने है, 4 सूचियां दी हैं, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल है, यहां पर 4 सूचियां दी हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो जितना आप पढ़ चुके हैं अगर उसके बेसिस पर हम बात करें तो आप ऐसे ही सही कर देंगे कि जो सुमेलित करना है। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति है आप पढ़ चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। तो सी में आपका क्या सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति, ये जो प्रांतीय संविधान समिति मैंने अभी बताया, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल, यहां पर मैं कह रहा हूं ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, ये आपका नहीं सही होगा। यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सी में आपका 3 सही हो जाएगा। देखिए कई बार टीचर से भी इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, मुंह से निकल जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे मैंने अभी आपको बताए हैं, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर डी में आपका क्या सही हो जाएगा, डी में आपका 4 सही हो जाएगा, सी में आपका 3। संघ संविधान समिति मैंने आपको बता दिया अभी कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब ऑटोमेटिकली संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ए में आपका 2 सही हो जाएगा, बी में आपका 1 सही हो जाएगा, सी में 3 और डी में 4। तो इस तरीके से ये आपका सवाल है। अब आपको इसके अलावा कुछ और ध्यान रखना है, जैसे संचालन समिति है तो इसके जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है। कार्य संचालन समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, कार्य संचालन समिति, इस समिति के जो अध्यक्ष है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक है, ये भी ध्यान रखने। तो के.एम. मुंशी जो थे वो आपके कौन थे, वो आपके कार्य संचालन समिति के, और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से उद्देश्य प्रस्ताव पर आपके सामने सवाल है। अब अगला सवाल हमारा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो अब आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, सही बात है। और किसने प्रस्तुत किया था, तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 22 जनवरी 1947 को, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लाया गया था, तो ये बात तो गलत है क्योंकि नेहरू के द्वारा लाया गया, तो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है यहाँ पर, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। एक बहुत बढ़िया स्तर का सवाल है ये। ठीक है, और पीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन, स्वराज पार्टी। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी आपको ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है वो एक तो एमएल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू है उनके फादर,
और दूसरा आपका कौन थे? CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, तो ये आपके CR दास थे। तो ये दोनों आपके कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, ये दोनों संस्थापक हैं। इसी स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने देश में 1919 के अधिनियम के बाद होने वाले इलेक्शंस लड़े थे और वहां पे स्वराज पार्टी इलेक्शन में बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। और जीत हासिल करने के बाद स्वराज पार्टी ने कहा था कि देश में एक संविधान सभा गठित होगी जो भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। ठीक है, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखिए यहां पर, इसको थोड़ा सा वापस यहां पर ले आते हैं, अब ये आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। अब ये बढ़िया सवाल है, अच्छे स्तर का सवाल है। प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। अच्छे स्तर का सवाल है। अब यहां पर आपको पहले तो ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, और इसका आपको सन भी ध्यान रखना है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था और ये कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसकी जो सिफारिश है, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख की सीटों पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था, एक सीट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी और चूंकि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, तो सीटों का निर्धारण हुआ। तो कुल कितनी सीटें थी? 389 सीट ये आपकी थी। और इस 389 सीटों में 296 सीट ये मिली ब्रिटिश प्रांत को। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को, और 93 सीट्स मिली देसी रियासतों को। ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आई और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, 389 सीट, 296 ब्रिटिश प्रांत को मिली और देसी रियासतों को मिली 93। देसी रियासतों की जो सीटें वो कैसी भरी जाएंगी? तो ये जो 93 सदस्य होंगे ये उन रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मनोनीत होंगे। और जो 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को मिली, ठीक है, इसके जो सदस्य होंगे वो प्रांतीय विधान मंडलों से निर्वाचित होकर पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि इनको 296 सदस्यों को जो ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में पहुंचने वाले थे उनको प्रांतीय विधान मंडलों से या प्रांतीय विधान सभाओं से निर्वाचित किया जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो लोग थे ये आपके क्या थे? विधायक थे। तो और ये विधायक, इनका चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। जनता विधायकों को चुनेगी और विधायक इन 296 संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे ब्रिटिश प्रांतों से। यानी कि जनता पहले प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को चुनेगी, यानी कि जो उस समय के विधायक होंगे वही चुनेंगे 296 सदस्यों को और वही संविधान सभा में लोगों को भेजेंगे, 296 लोगों को भेजेंगे। ये ठीक उसी तरीके की व्यवस्था है जिस तरीके से आज वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं।
जो विधायक होते हैं वो मिलकर के राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और विधायकों को जनता चुनती है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव था। अब इस सवाल को ठीक से पढ़िए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। आपने कहा नहीं सर जी, गलत बात है, सीधे नहीं निर्वाचित हुए थे, जनता ने सीधे निर्वाचन नहीं किया था। जनता ने जो प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य थे, ठीक है, उन्हें चुना था, ठीक है। यहां पर देखिए थोड़ी सी लाइन गलत हो गई है, मैं इसको सही से लिख देता हूं, ठीक है। ये लाइन मैं यहां पर काट दे रहा हूं, ये गलत हो गई यहां पे, अगर क्लीन करूंगा तो पूरा क्लीन होगा। ये जो 296 सदस्य थे, 296 जो आपके सदस्य थे, ये प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित थे, सदस्यों द्वारा निर्वाचित थे, ठीक है। तो कई बार एक शब्द की वजह से पूरी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां पे लिखा था कि प्रांतीय विधान मंडलों से निर्वाचित थे, ठीक है, तो नहीं, जो प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्य होंगे वो संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं भाई, आपने कहा नहीं, जनता ने पहले प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को चुना, बाद में उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये आपका सही हो जाएगा। प्रांतीय विधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट अगर आपको इन क्लासेस से मिलता है तो कृपया क्लास को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारी मेहनत है उसको कहीं ना कहीं फल मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपको पता है कि यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दो समिति के अध्यक्ष थे, एक संचालन समिति, एक झंडा समिति, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, और दूसरा आपका झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बहुत प्यारा और अच्छे स्तर का सवाल है ये। तो यहां पर सी राजगोपालाचारी हैं, आचार्य जेबी कृपलानी है, जयप्रकाश नारायण जी हैं और महात्मा गांधी हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो है देश को आजादी दिलाना, और भैया आजादी के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? मैंने अभी आपको बताया कि अगर पार्टी आपसे पूछा जाए तो आप पार्टी बताएंगे स्वराज पार्टी, 1923, मोतीलाल नेहरू, CR दास। अब यहां पर व्यक्ति पूछा गया है तो यहां पर व्यक्ति हो जाएंगे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने संविधान सभा के औपचारिक मतलब संविधान सभा की बात की, अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले, तो वो थे MN रॉय, एक वामपंथी नेता थे, ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी, 389। कुल जो सदस्य हैं वो कितने होने थे, 389। अब 389 में से 292 जो सीट थी वो आपकी कहां से थी? 292 सीट ये आपकी प्रांतों से थी। 4 सीटें जो हैं वो कमिश्नरी प्रांत को मिली थी,
कमिश्नरी प्रांत इज लाइक का वर्तमान में जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनको 4 सीटें मिली थी, और देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको 93 सीट किसको मिली थी? देसी रियासतों को। तो कुल आपने देखा देसी रियासतों को मिली, कुल 296 सीट मिली थी ब्रिटिश प्रांतों को, जिसमें से 292 सीटें प्रांतों से प्रतिनिधि पहुंचने थे और 4 कमिश्नरी स्टेट से पहुंचने थे। और ये 4 कमिश्नरी स्टेट कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका था कुर्ग, जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में उस समय था, ये कमिश्नरी स्टेट था। दूसरा आपका था कुर्ग के अलावा दिल्ली वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान। और चौथा अजमेर। तो ये 4 कमिश्नरी स्टेट थी और यहां से एक एक प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में पहुंचना था। तो यहां पर हो जाएगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि सही है, देसी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी। तो यहां पर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपके ये सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से विभाजित हुए थे। ठीक है, तो यहां पर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करते हुए चलेगा, अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन करिएगा, मन में एक बार रिपीट कीजिएगा, एज अ रिवीजन के तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होगी, और कुल सीटें कितनी डिसाइड की? 389। कुल सीटें कितनी डिसाइड की थी? 389 सीट्स आपकी डिसाइड की गई। अब इसमें से मैंने अभी आपको बताया 292 किसको थी? 292 थी आपकी ब्रिटिश प्रांतों को, 4 कमिश्नरी स्टेट को, ठीक है, और 93 किसकी थी? देसी रियासतों को थे। अभी आपने देखा इस तरीके का, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और भारत से विभाजित होकर एक देश बना पाकिस्तान। तो जो संविधान सभा के कई सारे जो आपके सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, संविधान सभा छोड़कर चले गए। और जो 1-2 रियासतें थी, कुछ रियासतें थी, वो भी आपका उस क्षेत्र की जो रियासतें थी उसके जो मेंबर थे वो भी आपका चले गए। तो 389 से ये संख्या घट के कितनी आ गई? पहले कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितनी होनी थी? 389। अब ये संख्या घट के कितनी आ गई? 299। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये संख्या आपकी आ गई 299। अब ये जो 299 संख्या थी, इसमें से 229 बचे कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। ध्यान रखना है, ब्रिटिश प्रांतों से। और 70 लगभग आपके बचे कहां से? देसी रियासतों थे। तो आपको ध्यान रखना है, देसी रियासतों से कितने बचे? आपके 70 बचे, ठीक है। कुल कितने देसी रियासतों से होने से? 93 होने थे। और ब्रिटिश प्रांतों से कितने होने थे? तो 296, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी स्टेट से होने थे। जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के जो मेंबर थे वो सब आपके जो मतलब उस क्षेत्र के जो मेंबर थे वो सब पाकिस्तान में चले गए, कुछ रियासतें चली गई। तो आपके टोटल कितनी हो गई? 299 सीट आपकी रह गई। 299 का भी विभाजन करेंगे तो 229 ब्रिटिश प्रांतों से, 70 देसी रियासतों से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये बढ़िया सवाल था, अच्छे स्तर का सवाल था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अब ये तो मैंने अभी आपको बताया भैया कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। आप ऑप्शन ही मत देखो भैया, इसमें ऑप्शन मत देखो, यही ऑप्शन होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान था। टोटल कितनी हुई सीटें? 389 हुई। 389 में से 296 आपकी सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी स्टेट और 93 देसी रियासतों के सदस्य जो हैं वो आपके अपने लोगों को मनोनीत करेंगे, ठीक है। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए, बी आर अंबेडकर का सबसे पहले संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से।
पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ, और वो पश्चिम बंगाल वाला कौन सा हिस्सा, बंगाल का कौन सा हिस्सा, बंगाल का जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था वहां से उनका निर्वाचन हुआ, बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, सर्वप्रथम जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में वो पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक है, अब ये जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था ये तो जब देश को आजादी मिली, आजादी के बाद चला गया पाकिस्तान में, अब उनकी सीट भी पाकिस्तान में चली गई। तो भीमराव अंबेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, ठीक है, पूना सीट से जो है वो निर्वाचन करा करके संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। एम आर जयकर, उनको पूना सीट से इस्तीफा दिलवाया गया और भीमराव अंबेडकर को जो है वो आपका संविधान सभा में पहुंचाया गया। तो यहां से दो चीजें देखिए, एक तो आप कांग्रेस की मैच्योरिटी देखिए कि किस स्तर की उस समय की राजनीतिक पार्टियों की मैच्योरिटी थी, कि जो एम आर जयकर थे उनको आपका इस्तीफा दिलवा करके अपने विरोधी जो भीमराव अंबेडकर थे वो कभी कांग्रेस के समर्थक नहीं रहे, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी मुख्य विचारधारा कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर केंद्रित रही, तो लगातार कांग्रेस के विरोधी रहे। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक क्लासिक एग्जांपल है कि भीमराव अंबेडकर की नॉलेज, उनकी इफिशियंसी को इंपॉर्टेंस देते हुए उनकी सीट चली गई कहां, पाकिस्तान में। उनको बंबई की पूना सीट से एम आर जयकर, उनको त्याग पत्र दिलवाया गया, उनकी जगह पर इनको चुनाव करा करके संविधान सभा में पहुंचाया गया। ठीक है, तो एक तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एग्जांपल है, दूसरा भीमराव अंबेडकर की जो क्षमता है ना, कि उनके बिना आप ड्राफ्ट का निर्माण नहीं कर सकते थे, उनके बिना कहीं ना कहीं जो उनकी स्किल्स थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो उनकी योग्यता के आधार पर कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो इसलिए उनको बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुनाव जितवाया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन योजना। डेट क्या है? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, साइमन आयोग, माउंटबेटन योजना और क्रिप्स प्रस्ताव ये सब अलग है, फिलहाल इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। साइमन आयोग का जो आगमन हुआ था वो आपको ध्यान रखना है, आगमन हुआ था 1927 में। ठीक है, साइमन आयोग जो भारत आया था और 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1928 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ये थी, और इसने माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? विभाजन से। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया था उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1942 में आया था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे हुआ था, जो कि 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947। ठीक है, आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 22 जनवरी 1947 को आपका जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार किया गया था? तो यहां पर 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को आपका जो है वो अंगीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और इसी डेट को राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जो है और राष्ट्रीय गीत ये भी कब अंगीकार किए गए थे?
तो ये भी अंगीकार किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, डेट ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ठीक है, तो संविधान सभा जो है, संविधान सभा ने जो संविधान लागू किया, तो ये संविधान जो लागू किया ये आपका 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। ठीक है, आंशिक रूप से लागू हो गया संविधान हमारा। ठीक है, अधिकतम प्रावधान आपके लागू कर दिए गए, और इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है, ध्यान रखना है। और हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भैया जब संविधान के सारे प्रावधान लागू हो गए थे 26 जनवरी 1949 को, तो ये डेट को क्यों आपका बाकी का संविधान लागू हुआ, तो ऊपर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी नहीं है, यहां पर 24 जनवरी की डेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम बैठक यहां पर 24 जनवरी 1950 को ही, उसके बाद संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और संविधान सभा ने अंतरिम संसद का स्थान ले लिया। अब जब तक नए चुनाव नहीं होंगे, संविधान सभा के जो मेंबर होंगे वो संसद सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या आपकी कितनी थी, तो देखिए जो 389 मेंबर थे उसमें से जो महिला सदस्य थी वो आपकी यहाँ पर 10, 12, 13 और 15 संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या आपकी कितनी थी, 15 थी। ठीक है, तो ये आपका जो है संविधान सभा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछे गए हैं। अगर आपने दोनों जो मैंने संविधान सभा की क्लासेस पढ़ाई वो देख ली और आपने ये एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया, चैप्टर के बिहाफ पर आपकी जो अप्रोच है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और आप संविधान सभा का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, मैं दावा करता हूं इस बात का। ठीक है, बस आप क्लास को ठीक से पढ़ लीजिए और इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत करके ये पहले पीडीएफ बनाना फिर क्लास पढ़ाना और काफी मेहनत लगती है इसमें और आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर करें, पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी प्यार मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, आपका नया चैनल है और आप सभी उसको बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलेंगे, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।